सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग आगाज सीरीज का अम्ल बेस और मतलब कि अगर हम बात करें कि एसिड बेस एंड साल्ट्स में हम लोग पूरा लेक्चर्स कवर कर लिए थे और उसका आज एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जैसे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चंस जो हम पढ़ाए गए हैं, जो हमने पढ़ाया है, क्या उसमें ये अप्लाई हो पाते हैं कि नहीं, इनका क्वेश्चंस का आंसर निकल पाता है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन कहा है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं कि पता नहीं किसके पास क्वेश्चंस है कि नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है। इसका पीएच होगा, इसका पीएच होगा। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है, कितना दिया है बाबू? 1, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5 एंड डी में दिया है 10। क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस, जैसे मान लो कि ये लाल लिटमस पत्र है और इस लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है विलेन, तो वह विलेन का पीएच मान कितना होगा? तो मैंने बताया था कि लाल लिटमस को नीला तब करेगा जब विलेन कैसा होगा? क्षारीय। जो लाल लिटमस को नीला तभी करेगा जब विलेन क्या होगा? क्षारीय। तो यहां देखो पीएच मान बात करें तो पीएच मान आपको पढ़ाए गए हैं कि पीएच हमने कहा था कि अगर देखा जाए कि 1 से लेकर 7 तक, तो 1 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक हमने कहा था 1 से 7 तक क्या होगा? एसिडिक, और 7 से लेकर 14 तक क्या हो जाएगा? बेसिक। तो अगर इसमें बात करें कि आंसर कौन सा होगा तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 10। अगर जो विलेन क्षारीय होंगे वही विलेन लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। तो मैंने पीएच मान के आधार पर इसको सॉल्व किया। फिर कह रहा है कि कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस ऐसे समझ लो, आंसर छोटा सा है। कह रहा है कि कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलेन में क्या होगा? तो जो चूने के पानी को दूधिया करता है उस विलेन में होगा, ऑप्शन नंबर में है ए NaCl, दूसरा है बी HCl, तीसरा है LiCl और चौथा है KCl। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर, HCl, जो कि क्या कर देता है? कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन मैं बात करूं, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है और इसको भी ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में कहा गया है कि NaOH का 10 ml विलेन HCl से, लिख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि NaOH का 10 ml, मतलब कि NaOH 10 ml किससे क्रिया कर रहा है? HCl के 8 ml से क्रिया कर रहा है। तो कह रहा है कि अगेन दोबारा कह रहा है कि अगर यही दोबारा NaOH को 20 ml ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए? क्वेश्चन में कहा बेटा 20 ml। तो कह रहा है कि HCl का कितना अमाउंट लेना होगा? तो इसी का अगर ये 10 है तो 8, तो 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 ml। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन दिया है आपका, ए दिया है 4 ml, बी दिया है बाबू 8 ml एंड सी दिया है 8 ml, सी दिया है 12 ml और डी दिया है 16 ml। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बनेगा इसका वो कितना बनेगा? 16 ml। देखो यही पूछ रखा है। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक सा आंसर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि NaOH 10 ml NaOH 8 ml HCl से क्रिया करता है। तो यदि 20 ml NaOH ले लिया जाए तो कितने ml HCl से क्रिया करेगा? तो बस इसी का है और कितना हो जाएगा? 16 ml HCl से क्रिया करेगा। फिर उसके बाद कह रहा है बाबू कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से
किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो अपच का उपचार करने के लिए मैंने कहा था बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में अगर मैं लिखूं तो 4 क्वेश्चन कह रहा है कि अपच, किसका बाबू? अपच, अपच यही है। अपच का उपचार किसके द्वारा होगा? तो अपच का उपचार मैंने कहा था घरेलू जो मेरा बेकिंग सोडा है उसी बेकिंग सोडा से हो सकता है, होता भी है, और उसका क्या है NaHCO3, और ये मम्मी का दवा है, और मम्मी का दवा जो होता है वो क्या है? एंट एसिड। क्या है ये? एंटासिड या एंट एसिड। तो ऑप्शन नंबर 4 का C इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। अब 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ये मेरा मानना यह है कि अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मेरे से पूरा अच्छी तरीके से पढ़े हो तो ये 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करना है कि आपको शब्द समीकरण दिया गया है, इसको शब्द से आपको सूत्र में कन्वर्ट करना है, और सूत्र में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है? इसका संतुलित समीकरण लिख देना है, जो कि सबसे आसान है। मैंने संतुलित करना सिखाया है, 5वां या 6वां लेक्चर में कराया है मैंने। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो, अगर आ रहा है तो अच्छी बात, आप 5वां नंबर क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेटा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन तो होते हैं, ये तो बात श्योर है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। इसके बारे में आप बात बताइए। तो मैं यही कहूंगा कि जो अल्कोहल एवं ग्लूकोज है, जो अल्कोहल व ग्लूकोज जो है ये अम्ल तो नहीं है, परंतु हाइड्रोजन इसमें होते हैं। अब हाइड्रोजन होते हैं और ये अम्ल नहीं है, इसका कारण यही है कि ये हाइड्रोजन का त्याग नहीं करते हैं। हमने कहा था कि अम्ल वही होते हैं जो इजीली या आराम से हम कहें कि हाइड्रोजन का त्याग कर दें। तो हमने कहा हाइड्रोजन के त्याग के आधार पर अम्ल को 2 प्रकार में बताया हमने, एक प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। लेकिन ये अम्ल में इस मतलब की अगर बात की जाए ग्लूकोज और अल्कोहल में ऑक्सीजन समूह होने के कारण, ऑक्सीजन क्या करता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण हाइड्रोजन को कस के बाइंड कर लेता है, और हाइड्रोजन को कस के बाइंड कर लेता है तो छोड़ता नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन का त्याग नहीं हो पाता है। इस प्रकार अगर बात करें यहां पर कि ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ही त्याग नहीं होगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होते हैं, जबकि वर्षा जल विद्युत का वर्षा जल जल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आश्रित जल मतलब जो होते हैं शुद्ध जल होते हैं बेटा। शुद्ध जल हमेशा न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल जब होंगे तो उसमें अवयवी कण इलेक्ट्रॉन का परिवहन या हम कहें कि धारा का परिवहन कराने में संभव नहीं होंगे, अर्थात धारा वहां पे नहीं सर्कुलेट कर सकती। लेकिन वही जो वर्षा का जल होता है, आप देखिएगा कि वर्षा का जल थोड़ा आप टेस्ट करिएगा, नमकीन होता है, हल्का नमकीन होने का कारण मतलब कि उसमें अवयवी कण, साल्ट्स भी हैं, कुछ और भी अवयवी कण हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है। जबकि जो शुद्ध जल है, जो हमारे शुद्ध जल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। अब शुद्ध जल आपके घर, हमारे घर के पानी में भी शुद्ध जल उसको नहीं बोलेंगे। शुद्ध जल जो एकदम प्योर आश्रित जल होंगे उसे क्या बोलेंगे? शुद्ध जल बोलेंगे। ठीक है। अब 8वां नंबर कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। सुनना, कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। अगर इस बात को समझा जाए तो मैंने यहां कहना है कि जो जल होगा, अगर जल में अम्ल को घोलेंगे नहीं तो हाइड्रोजन प्लस त्याग नहीं होगा। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या है वो, अम्ल है कि नहीं है। तो इसीलिए जल का होना अति आवश्यक है, अर्थात मैंने बोला वहां पे कि जल की अनुपस्थितियों में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, परंतु जल में घोल दिया जाए तो H+ निकलेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और यह समझ में आएगा कि ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। अब कुछ बातें 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 बिलियन दिया हुआ है, 5 बिलियन, ठीक है, और 5 बिलियन का पीएच कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, और इस पीएच के आधार पर आपको बताना है कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, और कौन न्यूट्रल है, उदासीन है। तो 5 बिलियन दिया है, 5 बिलियन में कह रहा है कि A, B, C and D। तो A, B, C, D और E है। E में हम कह रहे हैं कि A कितना है? 4,
और बी कितना है 1 और सी कितना दिया है 11, डी कितना दिया है 7 और ई दिया है 9। ये पीएच मान है बेटा, ध्यान रखिएगा, और ये बिलियन है। ये क्या है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि 5 बिलियन ए बी सी डी ई का सर्वाधिक सूचक जांच की जाती है जिसका पीएच मान 4, 1, 11, 7, 9 है, तो इनमें से बिलियन होगा। तो मैं यहां पे क्वेश्चन में देखूंगा वो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये बी है ये क्या है प्रबल अम्ल है। क्या ये प्रबल अम्ल है। ये क्या हो जाएगा प्रबल क्षार। क्या हो जाएगा ये प्रबल क्षार। और 7 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा उदासीन। और 9 में क्या बोलेंगे इसको क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे क्षार। और ये 4 को क्या बोलेंगे अम्ल। क्या बोलेंगे अम्ल। तो ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखा जाए कि कह रहा है कि ए उदासीन है, बी प्रबल क्षार है, बी प्रबल क्षार है। देखो यहां पे क्षार बोल दिया है तो ये गलत हो गया। सी क्या है प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल है, ये भी गलत है। डी कह रहा है दुर्बल अम्ल है, तो डी तो उदासीन हो गया ना बेटा। और ई क्या है दुर्बल क्षार है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ई वाला कह रहा है कि दुर्बल क्षार है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कि जो ए है अम्ल हो गया, और ये अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है। और अगर मैं बात करूं तो ये भी प्रबल अम्ल है। और 11 क्या हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा उदासीन, और 9 क्या हो जाएगा दुर्बल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दुर्बल क्षार। तो सॉरी ई में जो 9 दिया है वो क्या हो जाएगा प्रबल दुर्बल क्षार। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर इसमें जो कि दिया हुआ है ए बी सी डी ई के क्रम में। तो इस चीज को आपको देख लेना है। ये चीज आपको समझना है कि पीएच के क्रम पे आप कैसे बोलोगे। पीएच मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे तरीके से। अगर आपको पीएच का लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी पीएच में लोचा है, तो पीएच का लेक्चर पूरा अच्छे तरीके से आप देख लें और पीएच को समझें। ये पीएच मान A4 में अगर यहाँ पे बात करूं तो देखो ये पीएच मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7। मैंने कहा कि ये करीब करीब ऐसे जाता है। देखो ऐसे, मतलब कि ये जो इधर का रहता है वो ज्यादा बड़ा रहता है, और जैसे जैसे घटते जाएंगे ये 7 तक आते आते न्यूट्रल हो जाएगा। 7 से ये ऐसे चलता है, मतलब कि पहले जो पास रहेगा वो कमजोर रहेगा, मतलब कि दुर्बल क्षार रहेगा, और जैसे ही 14 के पास जाएंगे क्या हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा। तो ये आपके पीएच का मैंने स्केल ऐसे बनाया था, आप चाहो तो लेक्चर में देख सकते हो अच्छे तरीके से। फिर कह रहा है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए, तो आप इसको हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर है, इसको हम आपको एक्सपेरिमेंटल में करा देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन आता है, इसको भी हम अगले क्लास में कराएंगे। तो आपको इतना क्वेश्चंस अपने हिसाब से सेट कर लेना है। मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए, लगभग मैंने 9 क्वेश्चन करा दिए। 2-4 और क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस को एक अलग पेज पे, एक अलग पेपर पे लिखना है, जो कि नोट्स में ही हो, नोट्स से ही पेज हो। और नोट्स के बाद जैसे आपने अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ा, उसके बाद एक पेज जो है आपका, एक पेज आप क्वेश्चंस में ही ले लीजिए, जो कि वो एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन, जो कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो कि इसके क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस आपको वहां आंसर में लिख देने हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आपने सारा क्वेश्चंस कर लिया है, आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। देखो रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट तब आता है जब आपके दिमाग में इल्यूजन, डाउट खत्म हो जाते हैं। यकीन मानो बेटा, रिजल्ट तभी आता है जब आपके दिमाग से डाउट खत्म हो जाते हैं, कि अपने आप पे सेल्फ डाउट आपको रहता है कि मैंने ये नहीं किया है तो शायद इसकी वजह से मेरा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। परंतु अगर वही डाउट सारे आपके क्लियर हो जाए तो रिजल्ट बेहतर बन सकता है। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है कि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट के सारे पोर्शन को लिखने हैं, याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, माइंड मैप करने हैं, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। और साथ ही साथ जो आपके ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि पीछे आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से आपको इसका आंसर देना है, जिससे कि आपके दिमाग में जो इल्यूजन है, डाउट है, वो डाउट का सिर्फ डाउट ही खत्म हो जाएगा। जब डाउट खत्म हो जाएगा तो रिजल्ट लाने में कोई आपको नहीं रोक सकता। हमेशा बेहतर रिजल्ट आएगा जब आपके दिमाग से डाउट खत्म हो जाए। सेल्फ डाउट हमेशा आपको मार देता है, तो सेल्फ डाउट ना रखें। आपको जो कमियां लग रही हैं उसको हमेशा मिटा के रखें। सो थैंक यू वियर्स।